हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि करीब करीब 5-6 दिनों के बाद यह वीडियो जा रही है। कुछ टेक्निकल इशू चल रही थी, उसी की वजह से समस्याएं बार बार बनी थी, जबकि मैं वीडियो शूट करना चाह रहा था लेकिन शूट नहीं हो पा रही थी। और अब यह प्रयास निश्चित रूप से है कि अब ऐसी समस्या आगे न हो, यह आपको आश्वासन मैं दिला रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो भी चीज़ें थी शॉर्ट आउट कर ली गई हैं। और आज अगर वीडियो ये ठीक ठाक चलेगा तो ये समझ लीजिए कि सब कुछ आगे भी प्रॉपर तरीके से चलेगा। तमाम तरह की बातें इसमें बीच में आई, पेपर लीक हुआ समीक्षा अधिकारी के बाद, बहुत लोगों ने साक्ष्य भी दिखाए। अभी आपको पता है कि रिसेंटली में यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हो गया। तो सरकार की क्या मंशा है, यह सरकार ही जाने। बच्चों के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, इसका कभी भी कोई समर्थन नहीं कर सकता। जिनको पेपर मिला है, जिनको पेपर नहीं मिला है, सब परेशान होंगे। सब परेशान होंगे क्योंकि जिनको पेपर मिला है, पैसे दिए होंगे, खरीदे होंगे, पेपर रद्द होगा, पैसे भी डूबेंगे, कैरियर भी चौपट होगा। और जो बच्चे अपने से तैयारी करके देने वाले थे, जिन्होंने अच्छा पेपर दिया, उनके लिए भी समस्याएं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं से पूरे साल भर का 2 साल का मेहनत उनका दाढ़ हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो निश्चित रूप से यह मुहिम आगे जारी रहेगी और पेपर निरस्त कराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सभी लोग उस पर सपोर्ट और समर्थन में लगे रहिए। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो उस पर लगातार लगे हुए हैं, हम भी उस प्रयास में लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से। तो उस चीज़ पे आप भी समर्थन और सपोर्ट बनाए रखिए, सबको जो है सहयोग करते रहिए, ठीक है। अब हम लोग जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे, चूंकि क्लास भी जरूरी है, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम नजदीक है, 17 मार्च बहुत दूर नहीं है। ये एक समझ लीजिए कि नई मुहिम, नई इनिशिएटिव यह यूट्यूब पे ली गई है, जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से यह पूरा भी किया जाएगा। इसमें क्या देखिए मुहिम है, मैं आपको पूरी जियोग्राफी, उसमें इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी कंप्लीट तरीके से डिटेल एक्सप्रेशन के साथ मैं पढ़ाने चाह रहा हूँ। और जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे मान लीजिए जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का कंप्लीट टॉपिक हुआ, तो उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी भी एग्जाम में, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे डिटेल एक्सप्रेशन के साथ। ताकि एक टॉपिक अगर आप पढ़ो और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए अगर आप कर लेते हो, तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा, वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और डेली एक वीडियो कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो शूट हो और अच्छे तरीके से आपके पास प्रॉपर तरीके से जाए, ठीक है। उसी के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इंडियन जियोग्राफी में और वर्ल्ड जियोग्राफी में कौन कौन टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जिससे कि प्री कम मेंस तक के जो भी सवाल आने वाले होंगे वो सब अच्छे तरीके से कवर किया जाए। आइए हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे और प्रॉपर तरीके से आप लोग उसको देखिएगा। निश्चित रूप से सिलेबस ही किसी भी एग्जाम का, किसी भी तैयारी का आधार होता है और वही आपको आगे लेके जाएगा। तो अगर हम सिलेबस को अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे तो उससे आपको पूरी रणनीति मिल जाने वाली है कि हमारी रणनीति किसके इर्द गिर्द रहने वाली है। इस सिलेबस से आपको पढ़ने से यह फायदा होगा कि हमें जो है किसी एग्जाम के लिए क्या यह सिलेबस से जो हमने दिया है क्या इससे आता है या नहीं, एक तो यह आपको पता चलेगा। और अगर आता है तो इस तरीके से जो हम बता रहे हैं इससे हमको कितने नंबर का फायदा होने वाला है। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा, यह हमारे बारे में है, अबाउट मी। जो लोग पुराने बच्चे पहले जुड़े उनके सब पता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अनअकैडमी, एग्जाम प्लस, एजुकेटर प्लस, तमाम तरह के आपके एग्जाम को भी क्वालिफाई किया गया है, वनडे हो चाहे स्टेट लेवल का हो। पीडीएफ आपको पता है कि पीडीएफ पाने के लिए आपको कहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ता है, यहीं पर आपके सारे के सारे पीडीएफ निःशुल्क तरीके से मिलते हैं। और एक हफ्ते के आसपास से वीडियो नहीं गया, इसके लिए मैं एक बार फिर से सॉरी बोलता हूँ। आप लोग फिर से वीडियो को वही प्यार दीजिएगा और इसको प्रॉपर तरीके से शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए होंगे वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से, विश्व के भूगोल से सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। क्या क्या हमको पहले विश्व के भूगोल में पढ़ना है, वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग इंडियन जियोग्राफी के सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए टाइम भी दिया गया है, कितने समय में हम उस टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे ताकि इससे ज्यादा समय न लिया जाए। एक आध घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए कोई ये फिक्स नहीं है कितना ही हो, लेकिन एक ओवरव्यू आपको दिया गया है कि यह टॉपिक कितने समय का होना चाहिए। हो सकता है किसी दिन जो है कुछ टॉपिक्स
आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने लगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाता है कि उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे समय लग जाए, लेकिन एक्चुअल में टॉपिक इतने समय में खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, सामान्य भूगोल, अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो सामान्य भूगोल उसमें आता है। सामान्य भूगोल में क्या क्या आता है, जनरल ज्योग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आता है पहला टॉपिक ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ठीक है। इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी उत्पत्ति और सिद्धांत, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले सिद्धांत दिया, ठीक है। तो उस सारे सिद्धांत को देखेंगे, सबसे प्रामाणिक सिद्धांत कौन सा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आकाश गंगा के बारे में देखेंगे कि आकाश गंगा क्या है, सौर मंडल क्या है, उपग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, इन सब के बारे में, डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि क्या आकाश गंगा, जो हमारी आकाश गंगा है जहां हम लोग रहते हैं, मंदाकिनी जिसका नाम है, क्या यह पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, या ऐसे कई सारे आकाश गंगाएं हैं, लाखों आकाश गंगाएं हैं, तो तारे कहाँ गए, सौरमंडल कहाँ गया, ये सारा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको उसके साथ उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। पृथ्वी, अर्थ पे अगर हम चलेंगे, इसके सामान्य भूगोल में दूसरा टॉपिक उठाएंगे तो इसमें घूर्णन गति, इसकी जो आपको पता है कि जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री के अगर अंत पे झुकी हुई है, तो ये एक डेली दैनिक गति भी कर रही है, इसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ही जरूरी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण, तो इस पर आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। और एक जो गति करती है, जो वार्षिक गति, जो सूर्य की गति पूरी करती है लगभग लगभग 365 दिनों में, उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक जो डेली घूर्णन गति है उसको घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं, इसको आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। और उसके बाद कैसे सूर्य ग्रहण लगता है, कैसे चंद्र ग्रहण लगता है, इस चीज को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पूरा विथ मैप दिखाएंगे और आपको ग्लोब भी दिखाया जाएगा, ग्लोब के माध्यम से ही आपको पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जो बच्चे पुराने उनको पता है कि बिना मैप के ज्योग्राफी यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती। अक्षांश रेखाओं को हम लोग देखेंगे कि भैया अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, कितने देशों से होकर के अक्षांश रेखाएं गुजरती है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, ये बात आप समझिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा कहते हैं, कौन सी रेखा है ये, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, देशांतर रेखा जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा या जीएमटी लाइन भी बोलते हैं, यह कितने देशों से गुजरती है, यह बात अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। मानक समय रेखा के बारे में हमने अभी बात किया कि मानक समय रेखा क्या होती है, किन किन देशों को कौन कौन मानक समय लिया गया है, यही जीएमटी लाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत की मानक रेखा जो 82.5 डिग्री से गुजरती है उसके बारे में बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से सब कुछ अच्छे तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद देखो, जब फिजिकल ज्योग्राफी में हम आ जाएंगे, भौतिक भूगोल में आ जाएंगे, तो ये 24 आवर्स का टॉपिक यहाँ पर आपको दिया गया है, मतलब 24 घंटे इसके लिए क्या है, पर्याप्त है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए आप लोग एटमॉस्फेयर अगर आप देखेंगे, स्थल मंडल की पहले हम लोग बात करेंगे। स्थल मंडल में देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति और इसके सिद्धांत के बारे में समझेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सिद्धांत क्या है, इससे संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक क्या क्या सिद्धांत दिए, तो पूरे अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखेंगे, पूरे प्रॉपर मैप के साथ देखेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा सारा कुछ मैप बनाएंगे और अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, इनर कोर, आउटर कोर, सब कुछ जो आपका क्रस्ट है, सब प्रॉपर तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर मेंटल, क्रस्ट, कोर सब देखेंगे। और चट्टानों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया है, जैसे आग्नेय चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने हैं, रूपांतरित चट्टाने हैं, ये सब कुछ अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, इसी के अंदर एक टॉपिक आता है अंतर्जात बल, जिसको इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि जो अंतर्जात बलों की वजह से कौन कौन से वलन पड़ेंगे, उसके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति या कौन कौन सी आकृति का निर्माण होगा, ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, एक एक पॉइंट को डिकोड किया जाएगा और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सबको कराया जाएगा। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा जाएगा। भूकंप कैसे आते हैं, सुनामी कैसे आते हैं, इनके पीछे कौन से सिद्धांत है, कौन से कारण है जिसकी वजह से ये आती हैं। प्लेट क्या होते हैं, प्लेट कैसे टकराते हैं, कैसे दूर जाते हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ज्वालामुखी का पूरे विश्व में कैसे वितरण किया गया है, कहाँ पर एक्टिव ज्वालामुखी पाए सकते हैं, कहाँ पर सुषुप्त ज्वालामुखी पाए गए हैं इस समय, कहाँ पर आपके जो आपका सक्रिय है और कहाँ पर क्या है एकदम निष्क्रिय ज्वालामुखी है। सब अच्छे तरीके से हमने पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करें।
फिर उसके बाद देखो एक्सोजेनेटिक फोर्स की बात करेंगे, जैसे बहिर्जात बल के बारे में बात करेंगे। बहिर्जात बल से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, उसमें क्या अपक्षय होता है, अपर्दन क्या होता है, भूमिगत जल और उससे निर्मित जो स्थलाकृतियां होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि बहिर्जात बल का मतलब ही होता है कि वाह्य बल, और जब वाह्य बल लगेगा तो निश्चित रूप से कुछ उथल पुथल होगा और उथल पुथल से कुछ आकृतियां बनेंगी। उसी आकृतियों के बारे में लोग पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, एवं जो प्रायद्वीपीय भूपटल के विभिन्न उच्चावच हैं, जो ऊंचे हैं नीचे हैं, इन सब स्थलाकृतियों को हम लोग पढ़ेंगे। विश्व के इन्हीं की वजह से बहुत सारे पठार बनेंगे, उन पठार को बनेंगे, उसी की वजह से बहुत सारे पर्वत बनेंगे, मैदान बनेंगे, द्वीप बनेंगे। यह सब बहिर्जात बल इसके पीछे कहीं न कहीं से कारण होता है। तो यह तो हम पढ़ेंगे ही क्या कारण है, क्यों बनते हैं। इसके साथ साथ हम पूरे विश्व में इनका वितरण भी देखेंगे कि प्रमुख पर्वत कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से पर्वत किन किन देशों में पाए जाते हैं। प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे, झील और नदियों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए जो चौथा टॉपिक है जलमंडल, जिसको हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है, उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो महासागरीय तरंग व धाराओं को, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इन सभी की महासागरीय तरंग धाराओं को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से करंट होते हैं, पूरी धाराओं को देखेंगे। इन करंट की उत्पत्ति का क्या कारण है, इसको हम लोग समझेंगे। सागरीय तापमान कैसे बढ़ता है, कैसे कब घटेगा, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। लवणता को देखने वाले हैं और प्रवाल भित्तियों को भी अच्छे से देखेंगे। पांचवा टॉपिक आता है वायुमंडल। एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भैया एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल है उसका संगठन कैसे है, उसकी संरचना कैसे है, पूरे उसके लेयर को हम लोग देखने वाले हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, संताप मंडल, सभी मंडलों को अच्छे से देखेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे पूरा डिटेल मैप के साथ। सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप क्या होता है, तापमान क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। उष्मा बजट को देखेंगे कि कितना उष्मा आता है, 100 अगर उष्मा आया तो कैसे ये संतुलन अवस्था में रहता है, कितना यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, कितने अवशोषित हुए, सबको अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। इसके बाद आपकी सारी जिंदगी की जो भी समस्या होंगी सब समाप्त हो जाएंगी। वायुमंडलीय दबाव के बारे में लोग पढ़ेंगे। वायुमंडलीय प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। प्रचलित पवन, स्थानीय पवन, जितने भी पवनें होती हैं जैसे चिनूक है, फान है, जो स्थानीय पवनें हैं, सभी प्रचलित पवनों को, स्थानीय पवनों को अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। सिराको है, ठीक है। तो इन पवनों के उत्पत्ति का क्या कारण है इसको भी देखेंगे। क्यों ये पवन उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही हैं, कि ये पवन उत्तर से दक्षिण से उत्तर दिशा में आ रही हैं, सब प्रॉपर तरीके से हम लोग देखेंगे। कौन सी ठंडी पवनें होंगी, कौन सी गर्म पवनें होंगी, सबको अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। जेट स्ट्रीम क्या होता है, आर्द्रता, वर्षण, ये सब अच्छे से देखेंगे। चक्रवात, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन, सबको प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये वायुमंडल वाले चैप्टर में। उसके बाद देखिए 5 घंटे में हम लोग खत्म करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल को। इसमें देखो कृषि, एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। जैसे प्रमुख फसलें, वो उत्पादक देश हो गए, कृषि के प्रमुख प्रकार हो गए, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, और विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन, इनको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख उद्योग हो गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और विश्व के प्रमुख परिवहन, आपको पता है परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। यह बात ध्यान रखिएगा कि पूरे वैश्विक स्तर पर देखेंगे। और जो प्रमुख प्रमुख स्थल है, प्रमुख प्रमुख रेल सड़कें हैं, प्रमुख प्रमुख आपके वायुयान वाले जो मार्ग हैं, जल मार्ग हैं, सबको क्या करेंगे, आपको मैप में दिखाने का प्रयास किया जाएगा, ये बात। उसके बाद देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी का नंबर आता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल को 3 घंटे का समय दिया गया है। इसमें बहुत कुछ नहीं जानना होता है। या आपका प्रमुख जो विश्व की प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं, उसके बारे में लोग जानेंगे। उनको हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि कितने प्रकार की जनजातियों में इनको बांटा गया है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी, जैसे अस्ट्राइड है, प्रोटोअस्ट्राइड है, तमाम तरह की जनजातियां हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और विश्व के जो प्रमुख प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक है, जैसे केनिया में कौन कौन सी जनजाति, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के कुछ जनजातियों को देखेंगे, एशिया महाद्वीप के जनजाति को, अमेरिका के, तो सभी जनजातियों को भी प्रॉपर तरीके से मैप में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो कुछ छूट गया होगा, कुछ बचा हुआ टॉपिक्स होके हैं, उसको हम लोग विविध और मिसलेनियस में पढ़ लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने 10 घंटे दिया है। कुछ 10 घंटे में कुछ मिसलेनियस जो छूटे होंगे उसको करेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग 8-10 घंटे में समय दिया गया है, ताकि बेहतरीन तरीके से सब कुछ प्रॉपर तरीके से रिवाइज करा दें। और हाँ, ऊपर जितना भी आपको बताया गया है, ये बात ध्यान रखना कि जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, जैसे मानव ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़े,
विश्व के प्रमुख प्रजातियों जनजातियों को पढ़े, इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे सभी एमसीक्यू को डिटेल एक्सप्रेशन विथ मैप के साथ आपको फिर करा दिया जाएगा, ताकि भूलने की संभावना आपकी बिल्कुल 0 के बराबर रहे। अब आता है भारत का। हालांकि हम लोग शुरुआत पहले करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी से ही, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इंडियन जियोग्राफी से ही चूंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि इंडियन जियोग्राफी को पहले जितना जल्दी जल्दी हो आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर आपको समय भी दिया गया है। कोशिश किया जाएगा कि इसी समय में इसको कंप्लीट अच्छे से करा दिया जाए। भारत के भूगोल को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जनरल जियोग्राफी के बारे में हम लोग देखेंगे, सामान्य भूगोल के बारे में देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा भारत का जो भौगोलिक परिचय है, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इसमें भारत का नामकरण, कि भारत का नामकरण जैसे तमाम तरह के भारतवर्ष है, आप देखेंगे कि आर्यवर्त है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, किन किन नामों पे इनके द्वारा दिया गया, कैसे कैसे इसका नाम पड़ा, उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। भारत के कुल राज्य, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उसको हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। इसकी अवस्थिति और विस्तार को देखेंगे। भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे कि आपका नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन, सबको अच्छे से देखेंगे। कौन कौन से देशों के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, इसको देखेंगे। कितने भारत के जो प्रमुख खाड़ी हैं, जैसे बंगाल खाड़ी है, सबको अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। मन्नार खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, सब अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। इसी तरह हम लोग फिजिकल जियोग्राफी में जाएंगे, भारत के भौतिक भूगोल में जाएंगे, तो उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ें। जैसे इसमें देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करेंगे तो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का जो उत्तर का विशाल पर्वतमाला है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। उसकी कितनी पर्वत श्रेणियां हैं सबको देखेंगे, जैसे ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक है, तो पूरी श्रेणियों को हम लोग अच्छे देखने वाले हैं। सर्वोच्च चोटियों को देखेंगे। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, आपको पता है कि सबसे प्राचीन जो आपका पार्ट है वो आपका प्रायद्वीपीय भारत वाला ही पार्ट है, आपको पता है, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर का जो विशाल मैदान है, जैसे कि गंगा यमुना का जो मैदान बना हुआ है, असम में ब्रह्मपुत्रा का मैदान जो बना हुआ है, उस पूरे मैदान को, पूरे प्लेन के बारे में हम लोग देखेंगे कि इस प्लेन का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, और उस प्लेन के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले, उसका महत्व क्या है, निर्माण कैसे हुआ होगा, सब कुछ अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। फिर उसके बाद भारत के अगर हम भू आकृतिक प्रदेश की, भौतिक प्रदेश की बात करेंगे, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। और उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, दर्रे, ग्लेशियर, ये भू आकृतिक प्रदेश में हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उत्तर के पर्वत विशाल माला में भी वही चीजें है, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से देखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा उत्तर भारत का जो भू आकृतिक है, यहाँ पर चूंकि फिजिकल ज्योग्राफी ही है, तो यहाँ पर संपूर्ण पर्वत श्रेणियों को, पर्वत चोटियों को, सब कुछ अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। इसी तरह प्रायद्वीपीय भारत में भी जैसे अरावली है, मालवा, यहाँ पर अरावली है, मालवा है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, जितने भी पठार है, दंडकार का पठार, उसको अच्छे तरीके से देखेंगे। उत्तर के विशाल मैदान का जो प्रादेशिक विभाजन है, जैसे कैसे विभाजन किया गया, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, जो तटीय मैदान है जैसे कि आपका पूर्वीय, पश्चिमीय, इन सब मैदानों को देखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, और उसके बाद आपका लक्षद्वीप समूह को प्रॉपर तरीके से हम लोग कवर करने वाले। इसी में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की जो तमाम पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि नल्ला मलाई है, जावेदी है, सेवरा है, पंचमलाई है, पालनी है, सब पर्वत श्रेणियों को भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्रम वाइज पढ़ेंगे, ये बात आप ध्यान। उसके बाद देखो अपवाह और प्रतिरूप तंत्र के बारे में अगर हम देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिमालय का अपवाह तंत्र में हम लोग देखेंगे क्या क्या हिमालयी अपवाह तंत्र से कौन नदी निकलती है, तो ब्रह्मपुत्रा हो गया, सिंधु हो गया, गंगा हो गया, इन सबको। अब देखो जब हम ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियों की भी बात करेंगे। उसके बाद जब सिंधु की बात करेंगे तो सिंधु में जाहिर सी बात है झेलम भी आएगी, चिनाब भी आएगी, रावी भी आएगी, ब्यास भी आएगी, सतलज, मतलब उसकी सभी ट्रिब्यूटरी की भी बात कर रहे हैं। इसी तरह गंगा की बात कर रहे हैं तो यमुना की भी बात कर रहे हैं, घाघरा की भी बात कर रहे हैं, गंडक की भी बात कर रहे हैं। इन सबको अच्छे तरीके से आप समझाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को लेके चलेंगे और इनकी प्रायद्वीपीय नदियों को छोड़ देंगे। जहां तक कि आपको मैं एक एक नदियां बताऊंगा और उनकी सभी लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी को भी अच्छे तरीके से याद भी करवाऊंगा। जो बच्चे पढ़े हैं हमसे, अनअकैडमी पर पढ़े हैं, उनको भी पता है अच्छे तरीके से,
और जो अभी हमारे 1-2 क्लास मैंने इस पे डाला भी था, फिजिकल ज्योग्राफी का जब क्वेश्चन मैं करा रहा था, तब भी आप देखेंगे वहाँ पे डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन कराया गया था। लेकिन डिटेल ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ाई गई थी, इसलिए मैं सोचा कि एक बार डिटेल ज्योग्राफी भी आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट अच्छे से पढ़ा दिया जाए। अब आपके भी ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं, यह भी आपका जो है काम है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें, तो अरब सागर में देखो गिरने वाली जो नदियां हैं, बंगाल खाड़ी में जैसे कि आपको पता है कि नर्मदा है, तापी है, तमाम तरह की यहाँ पर माही है, लूनी है, ठीक है, साबरमती है, इस तरह की जो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत सारी नदियां हैं, आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत में, जैसे कि आपका महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सभी नदियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जो आपका अपना अपना जल बंगाल खाड़ी में जाते हैं। तो एक-एक नदियों को पढ़ेंगे, उसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और जब नदियों को पढ़ेंगे, तो उस पर हम आपको पता है हमारे पढ़ाने तरीका कि उस पर वो पहले कितने राज्यों से होकर के बहती है, उसका अपवाह तंत्र देखेंगे, इसकी सहायक नदियों को देखेंगे, इस पर जो बांध बने होंगे, उसको हम लोग देखेंगे, और इस पर प्रमुख जो परियोजनाएँ बनी हैं, जो जलप्रपात हैं, सबको हम अच्छे तरीके से देखते हुए आगे बढ़ें। भारत के जलवायु की बात करेंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो इसमें शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, भारत का जो मानसून की प्रकृति है, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि भारत में किस मानसून सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कौन सा मानसून है जो उत्तर पूर्वी जो आपका पूर्वोत्तर सॉरी दक्षिण की जो तटीय वाला भाग है, पूर्वी घाट वाला रीजन है, उस पर कब बारिश होता है, किस महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, क्यों बारिश होता है इसी महीने में यहाँ पर, यह बात आप ध्यान रखिएगा। क्यों ओडिशा में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, इस सब चीज़ों को भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। और क्या कारण है कि मासिन राम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है उसमें कम वर्षा होती है? इस सबको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। भारत की मृदाओं को देखेंगे कि भारत की जो सॉइल ऑफ इंडिया है, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, पर्वतीय मृदा, लैटेराइट, मरुस्थलीय, इनके बनने के पीछे क्या कारण रहा है? क्यों यहाँ पर काली मिट्टी ही पाई जाएगी? क्यों यहाँ पर लाल मिट्टी? जब आप बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका सारा समस्या समाप्त हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी क्यों वहाँ पर पाई जा रही है? क्या रीज़न है वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाए जाने का? पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर क्यों पाई जा रही है? लैटेराइट मिट्टी यहाँ पर क्यों पाई जा रही है? मरुस्थलीय मिट्टी क्यों पाई जा रही है? सबको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए समस्या आप लोग मत रखिएगा कि आपका कुछ छूटेगा, कुछ बचेगा। जो पढ़ाया जाएगा इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसे इसमें दिया गया है। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखना कि हर टॉपिक के बाद उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस कराए जाएँगे, भले यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में शुष्क पर्णपाती वन क्या होते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन क्या होते हैं? इसको पढ़ेंगे। कटीले और झाड़ियां वन वहां पर ही क्यों पाए जाते हैं? किस एरिया में पाए जाते हैं? निश्चित रूप से आप देख करके बता देंगे। पर्वतीय वन, ज्वारी वन। और जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, सारे एमसीक्यू जितने भी आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, जितने भी एग्जाम हुए होंगे, सभी में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल देखेंगे। यह भी ध्यान रखिएगा, डिटेल देखेंगे और विथ मैप के साथ। अब देखिए 14 घंटे हमने दिया है आर्थिक भूगोल के लिए। इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी होगी, इंडियन जो इकोनॉमिक भूगोल, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे भारत की कृषि है, उसमें फसल चक्र को देखेंगे कि कौन कौन से भारत में फसल चक्र है, कौन कौन सी फसलें कब बोई जाती हैं, हरित क्रांति कब हुआ, उससे क्या क्या किन किन फसलों को फायदा हुआ, प्रमुख खाद्यान्न फसलों को देखेंगे, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को एक नज़र में देखेंगे अच्छे तरीके से। हालांकि जब हम नदियों को पढ़ा रहे होंगे तब भी हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ा चुके होंगे। भूमिगत जो जल संसाधन है, कहाँ पर भूमिगत जल संसाधन ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, उसके पीछे क्या रीजन है। धरातलीय जल संसाधन के बारे में बात करेंगे, सिंचाई के प्रकार, कितने प्रकार की सिंचाई है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, छिड़काव सिंचाई क्या होता है, और महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं जैसे दामोदर घाटी, भाखड़ा, नांगल, रिहंद। हमने बताया कि जब हम नदियां पढ़ा रहे होंगे तभी ये सब चीजें एक बार जिक्र कर चुके होंगे, यहाँ पर निश्चित रूप से आपका यह रिविजन हो रहा होगा। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन को, जैसे मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, जैसे भारत की प्रमुख खनिज पेटियां आप देखते ही बता देंगे कि सर इस छोटा नागपुर वाले पठार में आपका क्या मिलेगा, धारवाड़ वाला जो पठार है, धारवाड़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर क्या मिलेगा। निश्चित रूप से आप देख करके बता देंगे कि सर राजस्थान का जो रीजन है वहां पर कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे, क्यों यहाँ पर ये पाए जा सकते हैं, तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा। मध्यवर्ती पेटी, दक्षिण की पेटी, उत्तर की पेटी, ये सब हमने जो बात किया।
खनिजों का वर्गीकरण, जैसे धात्विक खनिज क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगा कि आपको धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, उसका पूरा चार्ट दूंगा। अभी हाल ही में बिहार पीसीएस ने जब एग्जाम कराया था टीचर का, तो इसी से ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उस समय मैं अनअकैडमी पर निश्चित रूप से क्लास ही ले रहा था, तो निश्चित रूप से सब बच्चों ने सही भी किया था। और मैं बता दूं कि 40 क्वेश्चन में जब मैंने मिलाया तो उसमें आपका 35 प्लस क्वेश्चन सीधे सीधे जो मैंने पढ़ाया था इसी आपको सिलेबस थे, इसी टॉपिक से आपको मिले थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया था, पूरा प्रॉपर तरीके से उस पर डाला भी था अगले दिन। तो आप यह निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं कि जो सिलेबस बताया जा रहा है, जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा, वो आपको निश्चित रूप से हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइएगा। अब देखिए, अधात्विक खनिज क्या होता है, उसमें अभ्रक है, एस्बेस्टस है, हीरा, चूना, ये तो कम दिए गए हैं, सारे आपका पूरा लिस्ट दिया जाएगा, पूरी प्रॉपर पीपीटी के साथ पढ़ाई जाएगी। अणुशक्ति के कौन कौन से खनिज है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ग्रेफाइट है। जीवाश्म खनिज के बारे में बात करेंगे कि ये जीवाश्म खनिज क्यों है, कहाँ पर पाई जा सकती है, क्या रीजन है इसके पहले, और इसका इसमें भारत में कहाँ कहाँ पे यह क्षेत्र मौजूद है। भारत का ऊर्जा परिदृश्य कौन कौन सा है, एनर्जी ऑफ इंडिया, ऊर्जा का जो स्रोत है, वर्गीकरण है, उसको कैसे बांटा गया है, गैर परंपरागत ऊर्जा कौन कौन से हैं, नॉन ट्रेडिशनल जिसको हम लोग परंपरागत ऊर्जा नहीं बोलते हैं, जैसे सौर है, पवन है, समुद्री है, जिस पर इसमें सबसे ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है, इसको हम लोग आपको सस्टेनेबल एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि भावी पीढ़ियों के लिए भी एनर्जी रह सकती है। और जो परंपरागत ऊर्जा है उसको थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप अपनी निर्भरता को कम करिए। ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। परंपरागत ऊर्जा में देखो, जैसे ताप है, जल है, परमाणु है, इसको रिड्यूस करना है, और जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर जोर दिया जा रहा है। भारत के जो प्रमुख उद्योग है, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जैसे नई औद्योगिक नीति को हम लोग पढ़ेंगे, नई विनिर्माण नीति को पढ़ेंगे, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, जितने भी प्रमुख उद्योग हैं प्रॉपर तरीके से मैप में हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। बच्चा यह ध्यान रखिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से उद्योग का कारखाना है, कौन कौन से एरिया से पाए जाएंगे, कहाँ पर सीमेंट उत्पादक का कारखाना है, कहाँ पर प्रॉपर तरीके से सब कुछ में कोई टेंशन लेना नहीं है, सब मैप में प्रॉपर तरीके से दिखाया जाएगा। मिनी रत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां अभी कौन कौन सी ऐड हुई हैं, करंट अफेयर के साथ भी जोड़ के पढ़ाया जाएगा। भारत में ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ है, सड़क परिवहन जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे के बारे में, स्टेट हाईवे के बारे में, एक्सप्रेसवे के बारे में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं, कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, कौन कौन से स्टेट हाईवे हैं, पूरे अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, सब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वायु परिवहन को पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, पूरे पूरे भारत को पढ़ेंगे, उस पर स्पेशली उत्तर प्रदेश को भी फोकस करके चला जाएगा। यहाँ पर जल परिवहन, बड़े बड़े राष्ट्रीय जलमार्ग है, पत्तन है, पोत है, सबको अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। रेल परिवहन है, रेलवे जोन, कोंकण रेलवे, सबको अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। ह्यूमन जियोग्राफी के लिए 3 घंटे का समय दिया गया है। बहुत बड़ा यह नहीं टॉपिक है, इसमें भी प्रजातियां, जनजातियां, क्योंकि एक बार विश्व के स्तर पर आप पढ़ चुके होंगे, इसलिए सिर्फ आपको भारत में प्रमुख प्रमुख प्रजातियां कौन कौन से अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं, कौन से आपके पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं, कौन से मध्य प्रदेश में, कौन से उड़ीसा में, कौन से बिहार में, पूरे भारत की प्रमुख जनजातियों को मैप में दिखाया जाएगा। भारत की जनसंख्या नगरीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कुछ टॉपिक छूटा उटा रहेगा उसको हम लोग विविध में कवर कर लेंगे। 10 घंटे का समय दिया गया है। सारे एमसीक्यूज में जो भी विविध के एमसीक्यूज से जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे उनको हम लोग यहाँ पर कवर कर लिए। तो ये आप ध्यान रखना कि ये अगर आप प्रॉपर तरीके से, अगर इस तरीके से जैसे हमने बनाया है, अगर आप इस तरीके से एक बार भूगोल पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याएं क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी। अब आगे आप लोग का ही सहयोग चाहिए, तभी ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी। आपको पता है कि बिना आपके सहयोग से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके लिए ही चलाया जा रहा है, और अगर आप ही इसको प्रॉपर तरीके से नहीं सहयोग करेंगे तो फिर यह चलाने कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। जरा से एक मिनट देख लेते हैं, कटा पिटा तो नहीं था कुछ चीजें, थोड़ी टेक्निकल इशू थी, बार बार उसकी वजह समस्या आ रही थी। अब उम्मीद यही है कि सब चीजें प्रॉपर तरीके से चलेंगी। ठीक है, तो यह वीडियो देखिएगा, जैसा भी होगा, जो भी आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ और चाहिए, ऐसा कुछ आपको लग रहा हो कि हमसे कुछ छूट गया हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा मुझे ये बात, तब हम उस पर भी एक बात जो भी छूटा होगा उस पर हम लोग जो है बातचीत कर लिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के थैंक यू, टेक केयर।